हेलो एवरीवन। बजट 2021-22 आप सभी के सामने आ चुका है और ऐसे में देखिए बजट में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको कि अगर आप पढ़ना शुरू करें तो काफ़ी कुछ हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको पढ़ाई अपने एग्ज़ाम के ओरिएंटेड करनी चाहिए, यानी आपकी जो पढ़ाई है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि भाई आपके परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप कर ले जाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बजट के ऐसे सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वो चाहे आपका नेट का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हों, चाहे कोई पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का कहीं का एग्ज़ाम हो। तो ओवरऑल ये जो वीडियो है ये बजट के पूरे उस टॉपिक को कवर करेगा जहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी तरीके के एग्ज़ाम होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे ये आपको हेल्पफुल रहे, लेकिन ऐसे एग्ज़ाम जो कि आपके स्पेशली हैं क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी आपकी परीक्षाएं हैं उसमें जो प्रश्नों के पूछने की प्रकृति रहती है वो जिस तरीके की होती है, तो इस वीडियो में मैं उन सारे पहलुओं को आप सभी के बीच साझा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि कुछ मोटा मोटा बातें कि बजट आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ लिया हो गया। अब इसमें आपको ये आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा कि भाई बजट के बाद सोना सस्ता हो रहा है या महंगा हो रहा है, मतलब ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछता है। आपसे क्या पूछता है, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपसे फिस्कल डेफिसिट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ सकता है। ठीक, आपसे रेवेन्यू के बारे में पूछ सकता है, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब आपसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। और ओवरऑल जो न्यूज़ वाली चीज़ें होती हैं वो आपसे आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछता है। जब आप नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के क्वेश्चंस को देखेंगे उठा करके, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भाई बजट को आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन इनके द्वारा बजट पेश किया गया। ठीक है, और ये जो बजट है काफ़ी सारी उम्मीदें थी, क्योंकि कोविड-19 के कारण हमारे इकॉनमी की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। ठीक है, तो काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन ठीक है अब गवर्नमेंट ने जो पेश किया वो किया। हम लोग इसे फ़िलहाल देखेंगे और एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं कि क्या है, आपको इस बजट में क्या मिला, कैसे मिला। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने इस बात पे फोकस दिया इस बजट में कि स्वस्थ भारत, ठीक है, इस पे फोकस किया है सरकार ने या वित्त मंत्री ने, आप जो भी कहना चाहें। स्वस्थ भारत, मजबूत बुनियाद, इन सब पर जो है देश आगे बढ़ेगा, इस बात की ओर संकेत दिया है वित्त मंत्री ने। ठीक है, इसी तरीके से एक और पॉइंट है जैसे कि राजकोषीय घाटा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, फिस्कल डेफिसिट। तो अगर देखो गवर्नमेंट अगर कुल मिला के फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा हो रहे, मतलब ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सरकार जो है, एक दूसरा पहलू इसका हो सकता है कि सरकार अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर रही है ना। इसे आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि सरकार काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रही है। तो क्योंकि इकॉनमी हमारी ठप हो गई थी, उसको रफ्तार देना है, तो इसके लिए खर्च करना पड़ेगा, और इस खर्च के कारण भी राजकोषीय घाटा जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे जो लास्ट ईयर बजट पेश किया गया था उसमें फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो किया गया था 3.5% ऑफ टोटल जीडीपी था, जबकि इसको इस बार जो रिवाइज्ड किया गया तो ये रिवाइज्ड होकर के आपका 9 पॉइंट समथिंग, आई थिंक कितना गया है, 9.6 के आसपास गया है क्या। ठीक है, तो इतना ये टारगेट रखा गया है, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी लगभग 7%, 6.8 रखा गया है आई थिंक। ठीक, तो ये टारगेट जो है फिस्कल डेफिसिट के लिए रखा गया है। अभी आगे देखेंगे, इसको डिटेल से देखेंगे। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि सरकार जो है खर्च करने के लिए तैयार है, भले ही ये राजकोषीय घाटा जो है बढ़ रहा है। जो टैक्स स्लैब होता है, आमतौर पे बजट में सबकी निगाहें होती हैं कि भाई टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस हुए हैं कि नहीं। तो बजट में, इस बार के बजट में किसी भी तरीके का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और न तो किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है टैक्स स्लैब पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इस बजट के बारे में।
तो ओवरऑल जो बजट का साइज है वो है 34.83 लाख करोड़। ठीक है, तो ये बजट का पूरा जो है डेटा है आप सभी के सामने। अब इसमें और हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा फोकस किया गया है कि 6 पिलर्स, और इस 6 पिलर में क्या है, स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नव प्रवर्तन और अनुसंधान और विकास, और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ये 6 पिलर की बात की गई है इस बजट में। ठीक है, इसी तरीके से एक और पॉइंट ऐड किया गया है कि वरिष्ठ नागरिक जो कि 75 ईयर्स से अधिक हैं, जिनकी उम्र 75 साल से अधिक है, और उनकी पेंशन व जमा से अगर किसी तरीके की आय मिल रही है तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न से जो है छूट का ऐलान किया गया है। मतलब उनको किसी भी प्रकार का टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब आपका राजकोषीय घाटा वाला मुद्दा आ गया। अभी मैंने वहाँ पे 9.6 बोल दिया था, वो 9.5 है दरअसल। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट इस बार के लिए जो रिवाइज्ड किया गया है इस बार, इन द सेंस कि जो लास्ट ईयर बजट पेश किया गया था तो उसमें टारगेट 3.5 रखा गया था, और उसको इस बार रिवाइज्ड करके ले आए हैं कितना, 9.5। और सीधे सीधे आप सभी लोग समझ रहे हैं कि इसका जो जिम्मेदार कारक है वो है कोविड-19। ऐसे में सरकार का पूरा सिस्टम ही बदल गया है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर के लिए राजकोषीय घाटे को 6.8। और बजट में एक बात और बोली गई है FRBM एक्ट के बारे में। ठीक है, FRBM एक्ट, इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, 2003 में बना था। मुख्य रूप से फोकस करता है फिस्कल डेफिसिट को कम करने में, और जब ये बनाया गया था 2004 में लागू हुआ था, और उस समय टारगेट किया गया था कि भाई फिस्कल डेफिसिट को जो है आने वाले वर्षों में जो रोड मैप तैयार किया गया उसके अकॉर्डिंग 3% ऑफ टोटल GDP लेके आना है। हालांकि लगातार इसमें दिक्कतें आती गई, और अभी भी ये कभी जो है अचीवमेंट नहीं मिल पाया है कि ये 3% पे आ चुका हो। तो फिर से एक बार ये प्लान फेल हो गया है, और अब गवर्नमेंट जो है एक नया रूपरेखा तैयार करेगी, FRBM एक्ट में संशोधन करेगी, और अब ये टारगेट किया जा रहा है कि 2025-26, ठीक है, इतने तक में लेके आएंगे भाई 3% ऑफ टोटल GDP। FRBM एक्ट के संशोधन में ये बात अब लेके आएंगे, और यहाँ से जो है 3% राजकोषीय घाटा को ले आने का रोड मैप अपना तैयार करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया राजकोषीय घाटे वाला मुद्दा। बाकी एक बजट का पूरा रूपरेखा यहाँ से दे सकते हैं। बजट का जो साइज है वो है 34.83 लाख करोड़। इसमें आप देख सकते हैं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना है, हर एक पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इधर भी आप देखेंगे स्कीम एक्सपेंडिचर कितना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए कितना है, सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा इस डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक जो है समरी है पूरे बजट का, और इसमें आप देख सकते हैं राजस्व प्राप्तियां हो गया आपका, ये साइज हो गया राजस्व प्राप्तियों का। ₹17 लाख, या लगभग आप इसे राउंड में जो है बोल सकते हैं 18 लाख के आसपास है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर पूंजीगत प्राप्तियों में देख सकते हैं ये आपका जो है लगभग 17 लाख। तो ओवरऑल जब ये दोनों को मिला देंगे कुल प्राप्तियों को तो आपका जाता है 34.83 लाख करोड़ के आसपास। इसी प्रकार से टोटल एक्सपेंडिचर है, ये भी सेम रहेगा क्योंकि बैलेंस दिखाना पड़ता है बजट को। और फिर इसमें किधर कितना है, हाँ ये थोड़ा सा आपको डेटा देखना है डेफिसिट वाला। ठीक है, डेफिसिट को सा देखेंगे ध्यान से, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के घाटे आपको दिखने होते हैं। एक है आपका राजस्व घाटा, फिर है प्रभावी राजस्व घाटा, फिर है राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। ये चारे घाटे हम आपको पब्लिक फाइनेंस वाली क्लास में अच्छे से बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अब आपसे प्रश्न पूछता है, बराबर नेट की परीक्षा में तो प्रश्न से पूछा था ना कि
बजट का आपको दे देगा टारगेट कि इस बजट में इनको कितने पे रखने की बात की गई है। तो भाई आपको ये लेटेस्ट डेटा जो है याद रहने चाहिए। ठीक है, बजट में 4 कॉलम होते हैं, ये बात भी मैंने आपको जब बजट पढ़ाया था तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो ये 4 कॉलम क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल यहाँ से कहिए तो फिर से रिवाइज, जैसे कि इस बार ये बजट पेश किया गया है 2021-22 के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर बजट ये पेश किया गया था 2020-21 के लिए, और ये जो रहता है ये आपका रहता है 2019-20। तो जो इसमें पहला कॉलम आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में 2019-20 का एक्चुअल डेटा रहता है। ठीक, यानी कि अगर आप किसी एक घाटे को लेके चलें, जैसे मान लीजिए आपने राजस्व घाटा ही ले लिया, तो 2019-20 का जो एक्चुअल डाटा प्राप्त हुआ, ठीक है, एक्चुअल डाटे में राजस्व घाटा था 3.3%, 3.3% ऑफ टोटल जीडीपी। उसके बाद अगला बजट आता है 2020-21 का, जो कि पिछले साल प्रस्तुत किया गया। तो जब पिछले साल बजट प्रस्तुत किया गया तो वहां पे राजस्व घाटे का जो टारगेट रखा गया वो रखा गया 2.7% ऑफ टोटल जीडीपी। लेकिन बीच में आ जाता है कोविड-19 और उससे सारी बातें हो जाती हैं गड़बड़, और फिर ये राजस्व घाटा जो टारगेट रखा था 2.7% का वो बढ़ करके कितना हो गया 7.5%, 7.5% ऑफ टोटल जीडीपी। और अभी जो नेक्स्ट ईयर के लिए यानी इस बजट के लिए जो टारगेट रखे हैं ये रखा गया है 5.1% ऑफ टोटल जीडीपी। तो तीसरा कॉलम क्या है, तीसरा कॉलम है बजट 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान, रिवाइज्ड एस्टीमेट। ठीक है, ये क्या था, ये था एक्चुअल, ये क्या था, ये था बीई, बजट एस्टीमेट फॉर 2020-21, और अब जो टारगेट रखा गया है ये है बजट एस्टीमेट फॉर 2021-22। तो इस तरीके से अब ये चारों घाटे आपको आने चाहिए, जैसे कि 2021-22 के लिए। अच्छा, दो तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। पहला आपसे इसमें यह पूछ सकता है, ये चीज महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी, क्योंकि जो टारगेट रखा गया था उसमें संशोधन किया गया है और इतने बड़े मात्रा में संशोधन किया गया है कि यहां से आपका प्रश्न बन सकता है। जैसे कि राजकोषीय घाटा पहले था 3.5% का टारगेट, वो बढ़ करके 9.5% का रिवाइज्ड टारगेट रखा गया। इसी प्रकार से प्राथमिक घाटा 0.4% से 5.9 पे लेके आए हैं, प्रभावी राजस्व घाटा 1.8 से 6.3 पे। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, यानी कि 2020-21 का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट डेटा आया है। ठीक, एक तो ये आपको याद होना चाहिए, दूसरा आपको बजट एस्टीमेट याद होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, 2021-22 के लिए। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। कोई भी एग्जाम हो, आपका नेट हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या कोई भी एग्जाम हो जहां से कि आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछता होगा, तो ये घाटा से आपसे प्रश्न जरूर पूछता है। ठीक, एक तरीके का ये प्रश्न हो गया। उसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछता है कि जो जैसे बजट पेश किया गया तो अब सरकार की जो आमदनी होगी, सरकार का जो खर्चा होगा, इन्हीं दो बातों पे बजट जो है बनता है। तो अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि कैसे आमदनी, कैसे खर्च, मतलब कैसे सारी चीजें। तो देखिए, क्योंकि इधर कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर बूम किया है, काफ़ी सारी सेक्टर में जो है सरकार ने अच्छा खासा व्यय किया है, तो इसको कहीं ना कहीं से पूरा तो करना ही करना है। तो बात यह है कि सरकार इस बार ले रही है बहुत बड़े मात्रा में कर्ज। तो देखिएगा,
अगर मान लीजिए 1 रुपये को आप ले रहे हैं, उसमें होता है 100 पैसा, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट की आमदनी 100 पैसे की हो रही है तो उसमें अकेले 36 पैसा इस बार सरकार जो है, जो टारगेट बनाई है बजट के लिए, वो किधर से लेके आएगी? वो अकेले लेके आएगी गवर्नमेंट, किधर से? उधार लेकर के, बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। उसके बाद जो नंबर आता है वो नंबर आता है जीएसटी का। जीएसटी से कितना लेके आएगी सरकार? जीएसटी से लेके आएगी 15 पैसे के बराबर। फिर आता है कॉरपोरेशन टैक्स 13 पैसे के, सॉरी इनकम टैक्स 14 पैसे। उसके बाद फिर यहाँ पे निगम कर यानी कि कॉरपोरेशन टैक्स। फिर और देखिए कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी यूनियन एक्साइज ड्यूटी से कितना है? 8 पैसा है। इसी प्रकार से कस्टम से हो गया आपका, नॉन टैक्स रेवेन्यू से हो गया, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से। तो ये आप देख सकते हैं कि सरकार की आमदनी अगर 100 पैसे की हो रही है तो किन किन क्षेत्रों से हो रही है, ठीक है। एक और पॉइंट से आप समझ सकते हैं थोड़ा सा कंपेयर करके कि जो 2020-21 का बजट प्रस्तुत किया गया था, वहाँ पे उधार वाला जो आमदनी था वो मात्र 20% या 20 पैसे के बराबर था। इस बार 36 पैसे के बराबर, यानी सरकार अब ज़्यादा ऋण लेने जा रही है, तब जा करके सारी बातें, सारी आवश्यकताएं पूरी। इसी प्रकार से कॉरपोरेशन टैक्स 18 पैसे के बराबर टारगेट था, अभी इस बार क्या है? 13 पैसे के बराबर है। इनकम टैक्स भी उस बार 17 पैसे के बराबर था, इस बार जो है 14 पैसे के बराबर है। आपका जीएसटी जो है, जीएसटी भी उस बार ज़्यादा ही था, इस बार जो है कम है। तो ये पूरा एक रोड मैप आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार की आमदनी होने वाली है। अब सरकार व्यय कहाँ कहाँ? अच्छा देखिए, प्रश्न यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि बजट 2021-22 के अनुसार सरकार की कुल प्राप्तियों में से सर्वाधिक हिस्सा या सर्वाधिक हिस्से वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भाई ये हो गया, ठीक है। क्रम से पूछ ले तो ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। उसके बाद आपका हो जाएगा जीएसटी, फिर इनकम टैक्स, फिर कॉरपोरेशन टैक्स। चार्ट तो याद रखिए, बहुत है इतना। फिर आगे चलिए बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करेगी वो किधर करेगी। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा है, बहुत बार पूछा है कि सरकार के द्वारा व्यय किए जाने वाली मदों में सबसे अधिक भुगतान किस मद में किया जाता है। इसको अगर आप देख रहे हैं तो देख के तुरंत बता सकते हैं कि ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट साफ जाहिर है भाई, अगर सरकार की आमदनी 36 पैसे लोन से हो रही है तो उस बड़े मात्रा में अगर लोन लेके पैसा इकट्ठा कर रही है गवर्नमेंट, तो उसका बड़े मात्रा में ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, वो भी आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ब्याज अदायगी में कितना? 20 पैसे के बराबर जा रहा है। उसके बाद किधर जा रहा है? उसके बाद जा रहा है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ठीक है, 16 पैसे के बराबर, यानी कि जो स्टेट्स को जो है शेयर मिलता है। फिर आगे देखेंगे तो किधर जा रहा है? फिर जा रहा है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 13 पैसे के बराबर। उसके बाद वित्त आयोग के द्वारा जो फंड एलोकेट किया जाता है उधर जा रहा है। फिर सब्सिडी और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो कि 100% केंद्र के द्वारा चलाई जाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पीएम किसान योजना, ठीक है। इसी तरीके से और भी आपको योजनाएं मिल, मतलब ये योजनाएं क्या है, इसका 100% जो है भुगतान कौन करता है? केंद्र करता है। बाकी और जितनी योजनाएं हैं उसमें ज़्यादातर में ऐसा होता है ना कि कुछ शेयर स्टेट का रहता है और कुछ शेयर सेंट्रल का रहता है, दोनों को मिला जुला के काम चलता है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो केवल केंद्रीय प्रायोजित होती हैं। तो इसमें कितना जा रहा है? इसमें 9 पैसे के बराबर जा रहा है। बस चार्ट तो याद रखिए, इसमें भी बहुत है। तो टॉप पे इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, टैक्स और शुल्क में राज्यों को उनका हिस्सा देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए, और उसके बाद क्या है, फाइनेंस कमीशन हो गया और कुछ अन्य व्यय भी हो गए, उधर खर्च करेंगे। फिर सब्सिडी पे चलेंगे और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पे। बस इतना समझ के रखिए। तो ये एक जो है रोड मैप है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का। एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा, 2020-21 का जो बजट था वहाँ पे करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा ये सबसे बड़ा था उस बार के बजट में, और इस बार इसका जो है आकार थोड़ा सा कमजोर हुआ है। ब्याज अदायगी वहाँ पे भी ठीक ठाक स्थान पे था और यहाँ पे तो भाई टॉप पे पहुँच गया है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। यहाँ से भी आपका प्रश्न बन ही सकता है, पूछा भी है यहाँ से प्रश्न, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर किए होंगे अपने उनको पता है। उसके बाद फिर ये कुछ डेटा आप सभी के सामने, हालांकि अब इतना लंबा चौड़ा आपकी परीक्षाओं में आपसे नहीं पूछेगा कुछ, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, जिनको पढ़ना होगा इसको, है ना। उसके बाद सरकार के यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो व्यय किया जा रहा है वो किधर से किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। हाँ, प्रमुख मदों पे व्यय, इसमें कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन पे। ठीक है, एक डेटा और देखिएगा कि 2020-21 पे जितना अनुमान या जितना जो है एलोकेट किया गया था उतना खर्च नहीं हो पाया है एजुकेशन सेक्टर पे, तो ये हो गया। कृषि में भी जितना एलोकेट किया गया उतना खर्च नहीं हो पाया, इसलिए इस बार जो है कृषि के बजट में थोड़ा सा कटौती की गई है, इसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से सब्सिडी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत बड़ा, देखिए सब्सिडी वाला सारा सिस्टम ही एकदम बदल सा गया है। उर्वरक में जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने टारगेट किया था 71,309 करोड़ का, वो देखिए कितना संशोधित करके ले जाना पड़ा, 1,33,947 करोड़, मतलब लगभग डबल हो गया। और हालांकि इस बार का टारगेट फिर इसको जो है कंट्रोल में लेके 79 यानी कि 79,530 करोड़ पे लेके आए हैं। और वहीं पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं, जैसे कि सब्सिडी जो खाद्य के क्षेत्र में दी जाती थी, यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। हर तरीके की सब्सिडी में आपको परिवर्तन, थोड़ा सा पेट्रोलियम पे आइएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो टारगेट किया था पेट्रोलियम पे देने का, उससे थोड़ा सा यहाँ पे ये कंट्रोल हुआ है। तो इस बार तो इसको और कंट्रोल करने की बात है। देखिए पेट्रोलियम में कितना सब्सिडी कट करने की बात चल रही है, 12,995, और पिछले बजट में क्या टारगेट था, 40,915, काफ़ी ज़्यादा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, सबका इस पे ध्यान नहीं जाता है। बाकी स्वास्थ्य पे भी अच्छा खासा है। ठीक है, ये उस बार बजट का था 67,000 के आसपास, इस बार फिर इसको रिवाइज्ड किए हैं 82, इस बार के लिए भी 74,000 करोड़ का है। बस इतना कुछ है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट का डेटा देख सकते हैं, ब्याज वाला सिस्टम, बस इतना ठीक है इसमें। ओके, आगे चलिए चलते हैं। व्यय का संरचना, वो चीज़ तो वैसे मैंने आपको पढ़ा ही दिया, सबसे बड़ा इसमें इंटरेस्ट आपका आता है। उसके बाद फिर अलग अलग तरीके से इनकी साइज़ के आधार पे आप देखते हो, सब्सिडी हो गया, डिफेंस, पेंशन, ट्रांसफ़र टू स्टेट्स, ये अलग अलग सेक्टर का अपना ये कंपोजिशन हो गया एक्सपेंडिचर का। मनरेगा को थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि बजट अनुमान किया गया था 61,500 करोड़ का। ड्यू टू कोविड-19 काफ़ी लोग घर पे आए रहे और वो काम हम अपना नरेगा में किए, तो ये पहुंच गया 1,11,500 करोड़, इसको रिवाइज्ड करना पड़ा। और इस बार का जो टारगेट रखा गया है 73,000 करोड़ का, ये इम्पॉर्टेंट है। ये नरेगा से आपसे प्रश्न पूछा है, इस बार के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी अन्य जो योजनाएं हैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिलहाल आपको पढ़ना होगा तो समझ लीजिएगा। नरेगा के लिए स्पेशली मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है क्योंकि नरेगा से आपसे पूछा है। ठीक है, तो नरेगा अपना आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, डेफिसिट
वाला सिस्टम हो गया, ये मैंने आपको करा ही दिया, अभी कुछ देर पहले कराया था स्टार्टिंग में। तो ये अलग से यहाँ पे है, आप इसको और अच्छे से तरीके से अपना पढ़ लीजिएगा। खास तौर से ये दोनों कॉलम तैयार रखिएगा कि जो संशोधित किया गया है 2020-21 का रिवाइज्ड एस्टीमेट और 2021-22 का बजट एस्टीमेट, ये दोनों चीज़ें आप तैयार रखिएगा इसमें, ठीक है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर देखिए राजकोषीय घाटा जो बढ़ा है तो कैसे इसको गवर्नमेंट जो है पूरा करेगी, तो देखो उधार लेकर के अपना पूरा करेगी। और आप देख सकते हैं पिछले बजट में अनुमान जो था उधार का वो कितना था, 5,35,870 करोड़ रुपए। और फिर जब इसको रिवाइज्ड किया गया तो 5 लाख से बढ़कर के 12 क्या लगभग 13 लाख के आसपास हो गया, है ना। 12,73,788, मतलब हम इसे 13 लाख के आसपास बोल सकते हैं, मतलब 13 लाख करोड़ के आसपास उधार। और इस बार के लिए अनुमान क्या किया गया है, इस बार के लिए अनुमान 9 से ज़्यादा है, लगभग 10 लाख करोड़ आप बोल सकते हैं। तो ये उधार लेगी गवर्नमेंट, ठीक है। और भी तरीके के, ये मार्केट बारोइंग हो गया। फिर विदेशी ऋण, विदेशी ऋण इस बार वाले टारगेट में थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है, ठीक है। तो ये राजकोषीय घाटे को कैसे कंट्रोल में करना है उसका उपाय हो गया। फिर कुछ तरीकों से दिखाया गया कि हम रिकवरी की ओर अग्रसर हैं, हालांकि चलिए ठीक है ये सारी बातें। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ पॉइंट्स, जैसे कि किसानों को कंसलेशन क्रेडिट बूस्ट, हाँ केसीसी वगैरह में ठीक ठाक सरकार ध्यान दे रही है, जो लोग चाहते हैं बन जाता है उनका। एक कृषि और संरचना कोष की बात की गई है, किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी, ये सारे पॉइंट हैं कृषि के लिए। और उद्योग पे आएंगे तो वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए की निर्धारित राशि सभी 13 क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियनशिप को पैदा करने के लिए PMI को शुरू किया जाएगा। तो ये उद्योग के लिए एक छोटा सा पॉइंट हो गया। रुपए का आगमन कैसे होगा मैंने आपको वहाँ पे भी समझा दिया था, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से ये पाई चार्ट के रूप में दिखाया गया है, तो इसको आप फिर से देख करके रिवाइज कर सकते हैं। टॉप पे आपका इंटरेस्ट पेमेंट है, इसको मत भूलिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है। प्रमुख योजनाओं के आवंटन में नरेगा का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट आया है वो आया है 1,11,500 करोड़ रुपए। और फिर जो है इस बार का जो बजट एस्टीमेट रखा गया 2021-22 का वो 73,000 करोड़। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। और PM किसान योजना ठीक ठाक चल रही है, ये भी, इसका भी सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है ना। इसमें भी आपका लगभग देखेंगे तो इसके आसपास टच कर रहा है ये, मतलब 60,000 करोड़ से तो ज़्यादा ही है, ठीक है, PM किसान योजना पे। तो ये हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2020-21 पे जो रिवाइज्ड डेटा आया है वो आया है कितना, इसके आसपास है, यानी कि 35,500 करोड़ के आसपास। और 2021-22 का जो बजट अनुमान है वो काफ़ी थोड़ा सा इससे बढ़ा है, कुल मिला के 37,000 करोड़ के आसपास गया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पे 20-21 का जो रिवाइज्ड है वो है 28,244 और 21-22 का जो बजट एस्टिमेट किया गया है वो है 34,300 करोड़ रुपए। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए हो गया। ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां से आपकी परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को आप देख सकते हैं, एक्चुअल में कितना था ये 2019-20 के डेटा में। फिर देखेंगे तो गवर्नमेंट ने राजस्व प्राप्तियों का डेटा बढ़ाया हुआ था 2020-21 के लिए, हालांकि जो रिवाइज्ड है उसमें इसको कम कर दिया गया है, यानी कि कम प्राप्ति होगी। और फिर जो है 21-22 के लिए इसको बढ़ा के दिखाया गया है, मतलब बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। इसी तरीके से आप पूंजीगत प्राप्तियों को भी देख सकते हैं, इन डेटा को देख के थोड़ा सा लगा सकते हैं। इसी प्रकार से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इनके दोनों के आपके डेटा सामने हैं, तो इनको आप देख के अपना पढ़ लीजिएगा। कुछ और योजनाओं पे व्यय, जैसे कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय पे 54,581 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पे 73,932 करोड़, शिक्षा मंत्रालय पे 93,224 करोड़, रेल मंत्रालय पे 1,10,055 करोड़ रुपए,
इसी प्रकार से सड़क और राजमार्ग मंत्रालय पे 1,18,101 करोड़ रुपए, कृषि और कल्याण पे आपका है 1,31,531 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास पे 1,33,690 करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय का हो गया आपका 1,66,547, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, इसके लिए है 2,56,948। यही सब्सिडी वगैरह काफ़ी ह्यूज मात्रा में जाता है यहाँ से, इसलिए इसका एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, इसी प्रकार रक्षा मंत्रालय का आपका हो गया 4,78,196। तो ये कुछ जो है पॉइंट थे आपके प्रमुख योजनाओं पे व्यय के बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस बजट में कौशल की बात की है, उसके लिए कुछ पॉइंट हो गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में 8 करोड़ परिवारों को लाभ देने वाली योजना के तहत 1 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये इसमें मेन पॉइंट है। और मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाने की बात इसमें की गई है। एक और पॉइंट यहाँ से आप सभी के लिए निकल के आता है, लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात की गई है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की। ये आपसे पेपर 1 में पूछ सकता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। तो ये सारे पॉइंट आपके बनते हैं इसमें महत्वपूर्ण। ठीक है, 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लागू किया जाएगा। ठीक है, इसकी प्रमुख योजनाओं को पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिए। आगे लेंगे तो आगे क्या है, काम खत्म है। देखिए, बजट वैसे आप अपने आप में काफ़ी बड़ा है, इसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन कम से कम में बजट को कितना पढ़ें कि आपके नेट परीक्षा को कवर कर ले जाए। तो मैंने उन सारे पॉइंट को यहाँ पे आपसे साझा करने की कोशिश किया है, और कोशिश कीजिएगा इनको कहीं आप नोट कर लें, और इसके अलावा जो भी इसमें नए पॉइंट्स आपको मिलते हैं उनको आप अपने नोट्स में ऐड करते जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से बजट का ये लेक्चर ख़त्म होता है। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। हेलो एवरीवन, इस वीडियो क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स नोबेल 2020 के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इस नोबेल पुरस्कार को किस कार्य के लिया गया या किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है उस बारे में भी देखेंगे। तो आप सभी ने अब तक इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जान लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि वास्तव में ये नीलामी का सिद्धांत होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको और डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा, हो सकता है कि बातें आपको और अच्छे से समझ में आए। तो पहला पॉइंट आपको क्या जानना है कि भाई अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 का किसको मिला। तो एक अर्थशास्त्री हैं इसमें पॉल आर मिलग्राम, और दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। इन दोनों को संयुक्त रूप से 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोनों अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। 12 अक्टूबर को ये पुरस्कार इन लोगों को दिया गया, 12 अक्टूबर 2020 को, पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन। और किस लिए दिया गया, तो इनको दिया गया व्यावसायिक नीलामी पर कार्य करने के लिए। और ये जो व्यावसायिक नीलामी है, असल में जो इसका सिद्धांत आप कह सकते हैं ये ऑक्शन थ्योरी से रिलेटेड है, नीलामी सिद्धांत से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये पुरस्कार इन दोनों को नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया। यानी कि नीलामी का जो सिद्धांत है इकोनॉमिक्स में, मार्केट में नीलामी का जो सिद्धांत है, उसमें इन्होंने अपना रिसर्च किया, उसमें कुछ नई खोजें की, और इस क्षेत्र में इन दोनों के संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन दोनों का इस वर्ष का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्रदान किया गया। इनके द्वारा जो ये खोज की गई, इसने दुनिया भर के जो भी विक्रेता हैं, क्रेता यानी कि खरीदार हैं, साथ ही साथ करदाता हैं, सभी को लाभान्वित करेगी ये इनकी खोज। और यही रीजन है कि इस खोज के लिए ही इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इनका जो सिद्धांत यानी कि इनका जो खोज आया, इन्होंने जो अपना रिसर्च किया, तो यह सिद्धांत इन्होंने कुल मिला के जो विकसित किया, यह सिद्धांत एक विक्रेता के लिए व्यापक राजस्व लाभ के बजाय व्यापक सामाजिक लाभ से प्रेरित है। अब उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों को कितना जो है राशि वगैरह मिली।
कौन देता है इकोनॉमिक्स का नोबेल, ये सारी बातें आप वैसे जानते ही होंगे। और उसके बाद अब जो आपको जानना है मेन बात यह है कि ये भाई नीलामी का सिद्धांत होता क्या है, नीलामी का सिद्धांत होता क्या है, ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो इन्होंने जो अपना अध्ययन किया वो मुख्य रूप से ये था कि नीलामी कैसे कार्य करती है। उन्होंने सामानों और सेवाओं के लिए नए नीलामी स्वरूपों को डिजाइन किया और इस डिजाइन के लिए इन्होंने अपने इंसाइट्स के प्रयोग किए जो कि पारंपरिक तरीकों से जो है बेचने मुश्किल होते थे, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। इनकी जो खोज थी ये दुनिया भर के विक्रेताओं, खरीदार, करदाताओं सभी को लाभान्वित कर रही है। जो नया नीलामी सिद्धांत इन्होंने दिया यह इस बात का एक सुंदर उदाहरण है कि बुनियादी अनुसंधान बाद में समाज को लाभ पहुंचाने वाले आविष्कार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। और इस उदाहरण की असामान्य विशेषता ये कि उन्हीं लोगों ने सिद्धांत और व्यवहारिक अनुप्रयोगों का विकास किया। तो नीलामी के बारे में इन्होंने कुल मिलाकर के अपना रिसर्च किया जिसके लिए इनको नोबेल मिलता है। अब आप देख लें कि नीलामी का सिद्धांत होता क्या है। नीलामी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए शोधकर्ता बोली लगाने और अंतिम कीमतों के लिए विभिन्न नियमों के परिणामों को समझने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा, आपने कभी कभी सिनेमा में भी, मूवी में भी देखा होगा कि नीलामी लगती है। आपने देखा होगा इस सीन को कि नीलामी होती है किसी वस्तु की, और व्यवहार में भी नीलामी बहुत हर जगह होती है, कई प्रकार की होती है। तो पूरा का पूरा इनका रिसर्च इसी से रिलेटेड था और इसमें जो है शोधकर्ता बोली लगाने, अंतिम कीमतों के लिए विभिन्न नियम, परिणाम समझने, इन सबको जो इस पे रिसर्च कर रहा है वो सारी बातों को समझेगा कि बोली लगाने में और अंतिम कीमतों के निर्धारण करने में क्या क्या किया जा सकता है। तो विल्सन ने एक सामान्य मूल्य वाली वस्तुओं की नीलामी के लिए सिद्धांत विकसित किया और इसके अनुसार एक मूल्य जो पहले से अनिश्चित होता है लेकिन अंत में सभी के लिए समान रहता है, मिलग्राम ने नीलामी का एक सामान्य सिद्धांत तैयार। देखो विल्सन ने क्या किया, विल्सन ने एक सामान्य मूल्य वाली वस्तुओं की नीलामी के लिए सिद्धांत को विकसित किया। और क्या था यह सिद्धांत, जो कि बता रहा है कि एक मूल्य जो पहले से अनिश्चित होता है लेकिन अंत में सभी के लिए समान हो जाता है। इसी प्रकार से मिलग्राम ने क्या किया, इन्होंने नीलामी का एक सामान्य सिद्धांत तैयार किया जो न केवल सामान्य मूल्यों की अनुमति देता है बल्कि निजी मान भी, यानी निजी बातों को भी ध्यान में रखता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लें कि नीलामी सिद्धांत क्या है। जैसे कि देखो इस थ्योरी में नीलामी के डिजाइन, नीलामी से संबंधित नियम, बोली लगाने वाले का व्यवहार, नीलामी के नतीजा, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। और ये जो नीलामी होती है, आपके मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि नीलामी भाई होती क्यों है। तो देखो नीलामी से किसी वस्तु के मूल्य की खोज की जाती है। नीलामी के माध्यम से किसी वस्तु के मूल्य की खोज की जा सकती है। जैसे कि किसी वस्तु का हमने बोल दिया कि हम जो है, हम क्या मान लो कोई संस्था किसी वस्तु की नीलामी कर रही है, तो अभी उसको एग्जैक्टली पता नहीं है कि उस वस्तु के लिए उसको कितने पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन जब नीलामी होगी तो उसमें कई सारे खरीदार आएंगे, सब अपनी अलग अलग बोली लगाएंगे, तब जाकर के उस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। और ये जो नीलामी होती है, नीलामी का नतीजा 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला नीलामी का नियम, दूसरा है नीलामी में प्रयोग होने वाली वस्तु और सेवाएं, और तीसरा है अनिश्चितता। तो नीलामी का नियम क्या है, इसको देख लीजिए। यह बोली लगाने वाले के व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे कि यदि 2 नीलामी में एक खुली नीलामी और दूसरे में बंद सील में नीलामी का नियम हो तो दोनों नीलामी के लिए बोली लगाने वाले एक ही व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न होगा। उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप 2 जगह बोली लगाने जाते हैं नीलामी में। एक जगह आपको वस्तु प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है, इसे खुली नीलामी आप कहेंगे। दूसरे जगह आपको देखने को नहीं मिल रहा है, वो बंद। तो दोनों जगह आपका जो बोली लगाने का विचार होगा, बोली लगाने का अनुमान होगा, वो या व्यवहार होगा, वो भिन्न भिन्न होगा। क्योंकि जिस वस्तु को आप सामने से देख रहे हैं, सारी परिस्थितियों से उसके वाकिफ हैं, वहां पे आप ज्यादा बोली लगा सकते हैं। लेकिन जो चीज आपने नहीं देखा वहां पे आप कम लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें नीलामी के नियम में आती हैं। नीलामी होने वाली वस्तु और सेवाएं, वस्तु और सेवा पर भी निर्भर करता है कि उसकी बोली कितनी लगेगी। जाहिर सी बात है,
इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि वस्तु और सेवाओं पे भी ये बात निर्भर करेगी कि उसकी बोली कितनी लगने वाली है। साथ ही साथ नीलामी में कुछ वस्तुओं के मूल्य लगाना आसान हो जाता है। अक्सर ऐसा तब होता है जब समान प्रयोग के लिए किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि स्पेक्ट्रम की नीलामी हो। स्पेक्ट्रम की नीलामी में स्पेक्ट्रम की वैल्यू का अनुमान लगाना आसान हो जाता है क्योंकि सारी कंपनियों का मकसद लगभग एक जैसा ही होता है। इस वैल्यू को कॉमन वैल्यू कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है मूल्य का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभी किसी वस्तु की नीलामी में उसके मूल्य का अनुमान लगाना आसान नहीं होता है। जैसे कोई मशहूर पेंटिंग हो जाए, अब हो सकता है कि वो पेंटिंग किसी व्यक्ति के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो तो वो अधिक पैसा कीमत अदा करेगा, और किसी के लिए कम महत्वपूर्ण हो तो कम अदा करेगा। तो ऐसे में यहाँ पे मुश्किल हो जाता है इस पेंटिंग का अनुमान लगाना, क्योंकि ये हो सकता है कि व्यक्ति ए के लिए पेंटिंग की वैल्यू व्यक्ति बी से ज़्यादा हो, तो इस वैल्यू को प्राइवेट या पर्सनल वैल्यू कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में पेंटिंग के मूल्य का अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति पेंटिंग खरीदने के लिए ज़्यादा मूल्य भी चुका सकता है। अक्सर नीलामी में बोली लगाने वाला अपनी कॉमन और प्राइवेट वैल्यू दोनों को ध्यान में रख के बोली लगाता है। उसके बाद इसमें तीसरा कारक था अनिश्चितता। बोली लगाने के वाले के पास वस्तुओं से संबंधित सूचनाओं के बारे में अनिश्चितता होती है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन पढ़ा है, और एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में आपने ये ध्यान दिया होगा कि किस तरीके से वस्तु से संबंधित सूचनाओं के बारे में अगर ज्ञान नहीं है तो किस तरीके से मूल्य का सही अनुमान लगा पाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि बोली लगाने वाले के पास वस्तुओं से संबंधित सूचनाओं के बारे में अनिश्चितता रहती है। यह भी प्रभावित करता है बोली लगाने वाले को, यानी कि नीलामी में यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपने देख लिया कि नीलामी का सिद्धांत क्या है, कौन कौन से कारकों पे नीलामी का नियम निर्भर करता है। अब उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। थोड़ा सा जान लीजिए कि ये दोनों अर्थशास्त्री हैं कौन जिनको इस बार का नोबेल का पुरस्कार मिला, अर्थशास्त्र का नोबेल। तो पॉल आर मिलग्राम, ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने पीएचडी किया और वर्तमान में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही ये कार्यरत हैं एज अ प्रोफेसर। इसी प्रकार से रॉबर्ट वी विल्सन, इनका जन्म भी अमेरिका में ही हुआ और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई किया, कैम्ब्रिज से भी किया, और वर्तमान में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में भी ये प्रोफेसर है। तो ये दोनों के दोनों अर्थशास्त्र स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में प्रोफेसर हैं, और इन दोनों को 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। अब उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि नोबेल पुरस्कार जो दिया गया, जिस थ्योरी के लिए दिया गया, वो थ्योरी क्या है। क्योंकि देखो, नोबेल किसको मिला ये तो अब आप सभी को याद हो ही गया होगा, किस थ्योरी को मिला ये जानना थोड़ा सा जरूरी था। उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे कि क्या है ये थ्योरी जिसके लिए 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो करेंट इकोनॉमी के इस सेक्शन में आज की इस वीडियो में इतनी ही बातें, और आगे फिर इस तरीके का कोई भी टॉपिक आता है तो आपको उसकी भी वीडियो चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, सब कुछ ठीक लगता है सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें।